देखिए ध्यान दें, अभी जैसे मैंने सीखा कि दांडी मार्च, और जो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जो था, ये नमक सत्याग्रह के पश्चात, ठीक है, क्या हुआ? तो नमक सत्याग्रह आप जानते हैं कि जो नमक सत्याग्रह है इसके अंतर्गत महात्मा गांधी को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अंततः महात्मा गांधी निकलने में सफलता पाते हैं। और आप जानते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया, और इस प्रकार से उसका निष्कर्ष क्या क्या रहा आप सब समझ चुके, ठीक है। और यहीं से इनके पास हजारों की संख्या में भीड़ जुट जाती है, और इसके चलते इस भीड़ को देखते हुए महात्मा गांधी ने यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करने की प्रेरणा ली, और यहीं से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। समझ आएगा ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। ठीक, सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत यहीं से करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बताइए इसका आदर्श वाक्य क्या रहा। तो इसका आदर्श वाक्य क्या रहा, तो आप जानेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका आदर्श वाक्य क्या रहा, अंत तक लड़ो। क्या रहा? इसका आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। इंपॉर्टेंट है, आपसे 1857 क्रांति का आदर्श वाक्य क्या रहा, आप इस बात को जरूर बताएंगे। ठीक है, अंत तक लड़ो किसका आदर्श वाक्य था, तो नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में कहा गया था कि अगर 12 फरवरी तक हमारी मांग 11 से नहीं पूरा होगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जो कि नहीं पूरी होती है, अर्थात इरविन उस समय का वायसराय होता है, ये डिनाई कर देता है, और डिनाई करने के पश्चात आप समझ चुके हैं कि एक चला था दांडी मार्च। उसमें क्या हुआ, घटनाक्रम आपने देख लिया है, ठीक है। और ये जब शुरू होता है तो ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसमें अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इसका ध्येय वाक्य तो अंत तक लड़ो था, लेकिन किस आदर्श वाक्य के से ये प्रारंभ हुआ था। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में हमें पत्थर मिले। क्या? मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिले। ये कब कहा था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में कहा था। समझ जाओगे, उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो आइए हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की अक्सर पेपर पूछा जाता है शुरुआत कब होती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नामक स्थान से 6 अप्रैल 1930 को होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की महत्वपूर्ण जो मांगे थी वो कौन कौन सी थी? तो पहला, आत्मरक्षा के लिए हमें हथियार रखने की अनुमति मिले, जो आपके 1918 में समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। दूसरा, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, यानी रिहा कर दिया जाए। ध्यान रहे किसको? राजनीतिक कैदियों को। अभी यही बात गांधी इरविन समझौते में भी होगी। और आगे कहा गया था NaCl अर्थात नमक पर से टैक्स को समाप्त कर दिया जाए, ये बात कही गई थी। इसी में कहा गया था जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी के जो ऊपर खर्च होता है इस पर खर्च में कटौती की जाए, ठीक है। और कहा गया था जितने शराब की दुकानें हैं इन्हें समाप्त किया जाए। आपको सवाल का आंसर देना होगा कि भारत में पहली बार शराब कब और कहां पर बिकी थी, और पहली बार किस भारतीय ने पिया था, आप जरूर बताएंगे, ठीक है। ये इतनी बातें महत्वपूर्ण थी, और इन्हीं सभी बातों को ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था, तभी ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इस आंदोलन के दौरान प्रमुख रूप से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो देखिए, तो प्रमुख रूप से कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। एक घटना का नाम है NaCl, यानी नमक पर से टैक्स समाप्त कर दिया गया। नमक पर से टैक्स समाप्त कर दिया गया कैसे, मैंने सिखाया है आपको दांडी मार्च के दौरान, ठीक है। और धर्सना कांड भी इसी मैंने सिखाया है, जो सबसे महत्वपूर्ण कांडों में से एक गिना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो नमक पर से टैक्स हटा लिया गया, और जो टैक्स
ना अदायगी आंदोलन, यानी टैक्स ना अदायगी आंदोलन, ये जो नमक टैक्स हटाया गया, इसके लिए बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन पहले से ही चल रहा था। ठीक है, और इस प्रकार से यह आंदोलन भी समाप्त होता है जब टैक्स हट जाता है। समझ जाएंगे इतना? तो ध्यान रहे, करना अदायगी आंदोलन सर्वाधिक रूप से कहां चला? तो भागलपुर और मुंगेर। आपको कमेंट करके बताना होगा भैया कि जो मुंगेर है ये किस बंगाल के नवाब की राजधानी थी। अच्छा, दूसरा है, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन सत्याग्रह चला। क्या चला? वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह में क्या था? जो ब्रिटिश वाले थे ये भारत से बहुमूल्य लकड़ियों को कटवा करके ब्रिटेन ले जाते थे और वहां पर बहुमूल्य वस्तुएं बनाते थे ऐशो आराम की, जिसको बचाने के लिए भारत के लोगों ने क्या किया? पेड़ों से चिपक जाते थे और इस प्रकार से कहते थे कि अगर पेड़ को काटना है तो आपको पहले मुझे काटना होगा, जिसके लिए भारत में महत्वपूर्ण रूप से सेनाएं इसके लिए बनाई गई थी, जिन्हें हम बच्चे जो थे इसमें शामिल थे। बच्चे यानी बच्चे ऐसा काम करते थे पेड़ों में चिपकने का, जिन्हें हम वानर सेना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो ध्यान रहे, जिन्हें वानर सेना के नाम से जानते हैं। तो वानर सेना गठन कब किया गया था? सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान। समझ जाएगा ना? तो वानर सेना कौन से थे? इसमें बच्चे शामिल थे। और एक मंजरी सेना बनाई गई थी। मंजरी सेना अक्सर पेपर में आता है, ध्यान रखना। तो मंजरी सेना अक्सर पेपर में आता है, तो कहता है कि मंजरी सेना का नाम क्या है, मतलब कब बनाई गई थी। अक्सर लोग लगा देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के समय। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के समय महत्वपूर्ण रूप से सेना बनाई गई थी, जिनमें महिलाओं की सेना थी, उसे हम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ना कि मंजरी रेजिमेंट। ध्यान रखेंगे। तो ये महिलाओं की जो सेना बनाई गई थी पेड़ में चिपकने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए, उसका क्या नाम था? मंजरी सेना। क्या नाम था? मंजरी सेना। मुझसे बोलते भी हो, है ना? अगला है, एक इसी के दौरान फिर आगे जो घटना बढ़ते बढ़ते खुदाई खिदमतगार आंदोलन प्रारंभ होता है। क्या? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। लेकिन खुदाई खिदमतगार आंदोलन से थोड़ा सा पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि जो पेड़ कटाई के लिए ये काम चला, तो पेड़ कटाई के लिए ही भारत में एक आयरन लेडी की सरकार हुई थी। आयरन लेडी की सरकार के समय एक इसी तरह का जस्ट ऐसे ही था, चिपको आंदोलन चला था। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी पेड़ों की रक्षा में ही चला था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन चला कब था? इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन ये चला था 1973 में। कब चला था? 1973। ठीक है, 1973। यहीं से बहुत सारे वन संरक्षण अधिनियम वगैरह भी आता है, उसको अर्थात 1972 में बाद में बात करेंगे। तो चिपको आंदोलन 1973 में चला। कहाँ चला? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में चला था। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले में। पेपर में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जो उत्तराखंड के चमोली में है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। क्या? पुष्प उपवन पाए जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर वैली एरिया है, इस प्रकार इसे ही हम फ्लावर्स ऑफ वैली, क्या? फूलों की घाटी कहते हैं। तो बताओ फूलों की घाटी किसे कहेंगे? ये कहेंगे उत्तराखंड में चमोली जिले को। ठीक है, आपसे बताना होगा आपको साइलेंट वैली किसे कहते हैं, आपको बताना होगा। ठीक है, साइलेंट वैली किसे कहते हैं आप सबको बताना होगा। ठीक, आगे इसके प्रमुख लीडर कौन थे चिपको आंदोलन के? तो सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अगला है, आपसे बताना होगा कौन सी डेट को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और उस समय उसका नाम उत्तरांचल था, ना कि उत्तराखंड। ऐसा ही 10 साल के बाद 1973 के बाद 1983 में एक आंदोलन और चला था, जिसे एपीको आंदोलन कहते हैं। क्या? ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं। एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है, जिसका नेतृत्व पीएस हेगड़े ने किया था। किसने किया था? पीएस हेगड़े ने किया था। ठीक है, और इस प्रकार से अब हम आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक है, आगे चल करके स्थितियां देश में यह हो जाती है कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही समय में समस्त भारत में चलता था, और एक ही व्यक्ति समस्त भारत में तो पहुंच नहीं सकता। इस प्रकार से इसके अलग अलग जो प्रतिनिधि थे उनकी मैं बात करूंगा। तो देखिए, कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अलग अलग लोगों के नेतृत्व में चल रहा था समस्त भारत में, उनमें से किन क्षेत्रों से कौन थे, तो महत्वपूर्ण विषय जिन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान रहे, सवाल अक्सर आता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन है। चक्रवर्ती, सॉरी क्या नाम है, हाँ, आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है? आचार्य विनोबा भावे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नाम है आचार्य विनोबा भावे। ये आचार्य विनोबा भावे जो है इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल यहाँ से कि आचार्य विनोबा भावे को इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम है विनायक नरहरि, ठीक है, नरहरि राव। क्या नाम है? विनायक नरहरि राव। इनके बचपन का नाम है, ठीक। इनको आचार्य की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी, ठीक, समझ जाएंगे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो नमक सत्याग्रह के दौरान यानी दांडी मार्च में ये क्या हुए थे, ये पहली बार भाग लिए थे। तो सवाल अगर आए कि नमक सत्याग्रह के समय दक्षिण भारत में नमक कानून किसने तोड़ा, तो नाम होगा आचार्य विनोबा भावे। समझ जाएंगे ना। आचार्य विनोबा भावे तमिलनाडु के तट पर जाकर के नमक बनाया था, ठीक, और ये बनाने के बाद इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। समझ जाएंगे ना। तो बताइए नमक कानून में के समय पहली बार किसने भाग लिया? नाम है आचार्य विनोबा भावे। समझ जाओगे। आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि राव, ठीक है। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब भाग लिया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको भी मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की तरह महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब क्या है? यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस के समय गांधी जी को गिरफ्तार होना पड़ा होगा। तो हाँ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार करने के बाद इनके साथ और किसे गिरफ्तार किया गया था? तो सिविल डिसोबीडियंस के समय महात्मा गांधी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आचार्य विनोबा भावे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस प्रकार से आचार्य विनोबा भावे की ये देश में पहली अर्थात इनकी व्यक्तिगत पहली गिरफ्तारी थी। कह सकते हैं ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे अपने जीवन में। समझ जाएंगे। अक्सर सवाल आता है कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार कौन गिरफ्तार हुआ था? आचार्य विनोबा भावे। और बाकी जितने नायक हैं इन लोगों की जेल जाने की हैबिट बन चुकी है। समझ जाओगे ना। चलो आगे देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे से और सवाल बनता है कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण आश्रम है जिसकी स्थापना की थी। अक्सर इस एग्जाम्पल में आता है एग्जाम में कि बताइए पौनार आश्रम है कहाँ? पहला सवाल, पौनार आश्रम कहाँ है? तो पौनार आश्रम महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन है यानी फाउंडर? तो आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। समझ जाए ना। आचार्य विनोबा भावे पौनार आश्रम के संस्थापक हैं जो महाराष्ट्र में है। वनडे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगला, इन्होंने एक भूदान आंदोलन 1951 में चलाया गया था, ठीक है। इनके द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन चलाया गया। तो भूदान आंदोलन चला कहाँ से? तो भूदान आंदोलन ये नाम है उस समय का आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का उस समय का कर्नाटक राज्य कहेंगे, ठीक है। तो वर्तमान समय का तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आप जानते हैं। तो वर्तमान के तेलंगाना के पोचमपल्ली नाम के गांव, कौन? ध्यान रहे, पोचमपल्ली नाम के गांव से इन्होंने इस आंदोलन अर्थात भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। समझ जाओगे। भूदान आंदोलन की शुरुआत जब हुई तो इसकी कहानी हम फिर कभी बताएंगे। अच्छा, और यहीं पर आप जानते हैं एक इकत साड़ी है, इकत साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समझ जाओगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आचार्य विनोबा भावे से हैं जो आपको याद रखने की परम आवश्यकता है, ठीक है। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो अपने ये भारत है, तो भारत में आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र है इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और ये भारत का सबसे किनारी बिंदु है। इस प्रकार से सिर्फ फ्रंटियर, और राज्य का मतलब होता है स्टेट,
ठीक, अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। ठीक है, यहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अर्थात मुस्लिम लीग का यहां पर वर्चस्व था, लेकिन गांधीवादी विचारधारा को यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड कौन किया? तो यहाँ पर है एक नाम, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रकार से खान अब्दुल गफ्फार खान को पेपर में अक्सर आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को ही गांधी विचारवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से जानते हैं। तो बताइए, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, समझ जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक, इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा संगठन बना डाला था। क्या बनाया था? संगठन। उस संगठन का नाम क्या था? उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का नाम का एक संगठन बनाया था, जिसका मानना था कि यदि हम गांधी के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक ईश्वर की सेवा करने के बराबर होगा। समझ जाएंगे? इस प्रकार से खुदाई खिदमतगार आंदोलन यानी संगठन बनाया, और इस संगठन ने जब आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया तो इसी को हम खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से इतिहास के पन्नों में वर्णित करते हैं। समझ जाएंगे ना? और खुदाई खिदमतगार का अक्सर अर्थ होता है, क्या होता है? तो खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। पेपर में कई बार ये सिविल वगैरह में आया हुआ है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है ईश्वर का सेवक। क्या होता है? खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या है? ईश्वर का सेवक। याद रखोगे। आगे, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। इस संगठन के जो लोग होते हैं, इस संगठन के लोग पहनते थे वर्दी, और उस वर्दी के जो रंग होता था रेड होता था। क्या? रेड होता था और लाल होता था। इस प्रकार से इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। सवाल आपसे ये है कि बताइए, तहरीक रुमाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और कब चलाया गया? आप बताएंगे। ठीक है, इसी संगठन के जो प्रमुख हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके द्वारा एक मैगजीन यानी पत्रिका निकाली जाती थी। उस पत्रिका को कहा जाता है पख्तून या पश्तून। पख्तून या पश्तून आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा है। तो पश्तून नाम की पत्रिका निकाली जाती थी। ये पाश्तो भाषा में होती थी। कौन सी भाषा में? इंपॉर्टेंट है, पाश्तो भाषा में। पाश्तो भाषा, सवाल ये अक्सर आता है कि जो पाश्तो भाषा है ये कहां पर बोली जाती है? तो पाश्तो भाषा अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। समझ जाओगे? पाश्तो भाषा अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपसे सवाल है कि हिब्रू भाषा किस भारत के मित्र देश में बोली जाती है, अर्थात वहां की प्रसिद्ध या वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि ये खुदाई खिदमतगार संगठन आपको समझ में आया होगा। लेकिन जल्द ही देखते 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 इस आंदोलन को अंग्रेजों के दबाव के कारण यहाँ पर छोड़ना पड़ा। डेट थी 23 अप्रैल 1930। इस बात को आप समझ जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ये सक्रिय ज्यादा नहीं हो पाया अंततः, लेकिन ये जब प्रारंभ हुआ तो एक बड़े रूप में प्रारंभ हुआ। समझ जाएगा? उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। अगली कड़ी में जब ये असहयोग जो है आपका आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, है ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब चल रहा था, तो उसी में अगली श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आता है पेशावर कांड। क्या नाम है? पेशावर कांड। अभी हम देखते हैं ये पेशावर कांड है या नहीं, और देखिए कैसे पेशावर कांड को पेशावर कांड कहा गया। तो जो पेशावर कांड है, ये पेशावर कांड जब
खुदाई खिदमतगार आंदोलन निष्क्रिय होने के लिए काम होता है उसका 23 मार्च 1930 को। तभी सोचो, खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहाँ? लाहौर क्षेत्र, उसी के जस्ट बगल में पेशावर है। ये पेशावर में शुरू हो रहा। पेशावर में कैसे? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहुत बड़ी भीड़ यहीं पर पेशावर में बैठी थी, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बहुत बड़ी भीड़ पेशावर में बैठी थी। तो आंदोलन जब करते हैं, क्या इसमें आप हथियार लेकर बैठते हैं क्या? शायद नहीं, ठीक। और ये लोग निहत्थे थे, जिनमें लाखों की तादाद में थे, ठीक। और जब लाखों की संख्या में थे तो उसी के बगल में एक था रेजिमेंट यानी सेना, ठीक है। और अंग्रेजों के पास अंततः समझ चुके थे कि ये बहुत ज्यादा परेशान कर चुके हैं, दांडी मार्च से लेकर यहाँ तक बहुत परेशान कर चुके भारतीय। इस प्रकार से एक ही काम इनके पास बचा था, इनको या तो मरवा दिया जाए, नहीं गोली मरवा दिया जाए, गोली चलवा दिया जाए इन पर, या तो और कुछ भी। कुल मिला के तभी ये हटेंगे, या तो ये मरेंगे या तो ये हटेंगे, बाकी ये ऐसे तो हटने वाले हैं, समझ जाएगा ना। तो इसलिए पेशावर में बैठी हुई जो निहत्थी भीड़ थी, इस भीड़ पर अंग्रेजी सरकार ने उस समय गढ़वाल रेजिमेंट को ये आदेश दिया कि जा करके इन पर एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह गोलियों से इनको क्या कर दिया जाए, बढ़िया सा भगवान के हवाले कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो गढ़वाल रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट का प्रमुख व्यक्ति, उसका नाम है चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या नाम है? चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली है ये इंडियन सिटीजन है? तो इंडियन क्या, ये आप जानते हैं कि भारतीय है ही है, उत्तराखंड से, है ना। तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो लोग थे, उनका प्रमुख व्यक्ति था क्या थे, थोड़ा सम्मान से नाम लेंगे, चंद्र सिंह गढ़वाली। जो चंद्र सिंह गढ़वाली ये उसके प्रमुख थे, और इस प्रकार से आदेश आया कि इन्होंने गोली चलाने से, अर्थात निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। कहा हम गोलियां नहीं चलवाएंगे। इस प्रकार से तुरंत ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा गढ़वाल रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है, अर्थात समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को शायद ये पता रहा होगा कि मेरठ में क्या हुआ था, समझ जाओगे ना। और जो चंद्र सिंह गढ़वाल हैं, इनको सजाए मौत अर्थात फांसी की सजा दे दी गई, समझ जाएंगे ना। इस प्रकार से इतिहास का एक धर्सना के जैसा एक बड़ा आंदोलन के चलते एक बड़ा कांड होने से बच गया। इस प्रकार से ये था पेशावर कांड के मुख्य इतिहास। और इसमें हम और अभी बात करेंगे। तो पेशावर कांड के बाद ये समाप्त हुआ, ठीक है। तो जो इसी समय थोड़ी सी बात करेंगे, लंदन में एक विशेष काम शुरू हो चुका था, जिसकी भूमिका हम अगली क्लास में देखेंगे। भूमिका देख लेते हैं। लंदन में एक काम शुरू हो चुका था 1930 में। देश की समस्याओं को जानने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कार्य शुरू हो चुका था। चलिए, अच्छा आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपसे बात करूंगा, तुम्हारे लिए क्या समस्या है, क्यों इनका सबका विरोध कर रहे हो। जैसे आपने देखा कि पीछे एक रिपोर्ट आई थी, साइमन जो है साइमन कमीशन 1928, इसका प्रबल विरोध किया गया, है ना। इनका सबका विरोध किया गया। तो इसमें ऐसा हुआ कि इसकी जांच करने के लिए 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में आयोजित किए जाते हैं जेम्स पैलेस में, ठीक, जिसमें मुख्य रूप से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। पहला वाला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। जो पहला वाला है, इसमें देश के सभी लोग सबका प्रतिनिधि बनकर के गए थे, लेकिन कोई भी इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, जिसके चलते वहां की यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के तत्कालीन वायसराय इरविन, क्या नाम है, इरविन, इन पर दबाव डाला गया कि कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि क्यों नहीं आया, उसे आना चाहिए, चाहे जैसे तुम भेजो। कब? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहले में नहीं गए तो। लेकिन जैसे ही इस बात को हुई, तैसे ही समग्र कांग्रेसी सर्वसम्मत से एक हो गए और कहा कि यदि कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर जाएगा तो वो जाएंगे महात्मा गांधी, और कोई नहीं जाएगा।
इस प्रकार से महात्मा गांधी की यहाँ अहम भूमिका हो जाती है। और जरा कहानी जोड़िएगा, इसी समय इरविन पर दबाव पड़ा और इरविन मजबूर हुआ गांधी को भेजने पर। और गांधी को भेजने पर तो गांधी की शर्त तो वही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली 11 सूत्री मांग। फिर से वही चिट्ठा खोल करके रख दिया, आप मेरी इन बातों पर की स्वीकृति दीजिए तब मैं जाऊंगा। ठीक, इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो इरविन, क्या अधिकांश चीजें इरविन मानता है और मानने के बाद गांधी जी तैयार होते हैं जाने के लिए। और उस समय गांधी जी के पास कहते हैं कि मेरे पास जाने के लिए पैसा भी नहीं है, सब तो सारी नौटंकी इसमें करवा डालते तो पैसा कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इरविन ने अपने खर्चे पर इनको अर्थात गांधी जी को SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन भेजा था। तो सवाल अक्सर आता है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो अपने खर्चे पर तीनों सम्मेलनों में या फिर गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इनका जवाब आप बताएंगे नहीं, फिर इसकी जब हम शुरुआत करेंगे तब बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी समय 1931 में भगत सिंह की भी बात है जुड़ेगी, जो पीछे शॉर्ट फॉर्म में करके आए हैं, और यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे। भगत सिंह को बचाने के लिए एक नाम है फिरोज शाह मेहता। क्या नाम है? फिरोज शाह मेहता। ये गांधी के प्रतिनिधि बन करके भगत सिंह के पास गए थे, लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि, क्योंकि इरविन ने एक बात कही थी कि अगर भगत सिंह माफी मांग लेते हैं कि जो भी हुआ गलती से हुआ, ठीक है, और हम इसके लिए माफी मांगते हैं तो हम फांसी की सजा वापस कर लेंगे। लेकिन भगत सिंह का ये कहना था, जब मेहता जी जाते हैं तो इनका कहना था भगत सिंह का कि यदि हमने गलती नहीं की लेकिन हम माफी स्वीकार कर लेंगे तो आने वाले समय में भगत तो जिंदा बच जाएगा, लेकिन कोई भी युवा देश के लिए अपनी जान देने के लिए नहीं आगे आएगा। समझ पा रहे हैं ना? इस प्रकार से उन्होंने इन्हें डिनाई कर दिया। इनकी बात हम आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।